अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों का टीचर कंप्यूटर साइंस का और मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा। तो भाई जिस तरीके से 2026 के पेपर हो चुके हैं ख़त्म और अब आ रहे हैं आप लोग 2027 में। 2027 में जो है अब आप लोगों को पेपर दे रहे हैं इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 2026 के पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे दिए होंगे और जो है आप लोगों का जो रिजल्ट आए वो भी आप लोगों का A1 ग्रेड या इंशाल्लाह। ये मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। सही है। तो भाई 2027 में अब जो है कुछ एडिटिंग हो गई है पेपर्स में। सही है ना, थोड़ी बहुत चेंजेस कर दिए हैं बोर्ड ने। तो भाई इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना है, किसी भी चीज़ से। सही है ना, आप लोगों को हर चीज़ जो है ना वो गाइड कर दी जाएगी, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सही है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई 2026 में OMR शीट कुछ पेपर्स में थी, कुछ में नहीं थी। सही है ना। अब जो है 2027 में अब जो है वो OMR शीट आ गई है। सही है ना, प्रॉपर हर क्लास के लिए प्रॉपर OMR शीट होगी। सही है। दूसरा सबसे बड़ी एडिटिंग, सबसे बड़ा फीचर क्या लेकर आया वो लोग बोर्ड वाले, वो लेकर आए आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल पेपर। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पेपर। अब क्या होता है कॉन्सेप्चुअल पेपर, अभी इन लोगों ने 9 मैट्रिक के आई थिंक केमिस्ट्री के पेपर में इन्होंने कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें डाल दी थी। मतलब चीज़ें वही थी, सिर्फ उनकी शक्ल चेंज कर दी थी। तो जो है बच्चे इस चीज़ से बहुत घबराए। बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा था, मैंने बात करी थी, तो उन्होंने बहुत सारा छोड़ दिया पेपर। मतलब अगर 4 क्वेश्चन करने तो कम से कम किसी ने 2 करे, किसी ने 1 किया, किसी को अगर कुछ समझ में आया तो कुछ भी लिख दिया। सही है ना। तो अब क्या होगा 2027 में, अब तो प्रॉपर जो है आपके पास कॉन्सेप्चुअल पेपर आएंगे। ठीक है ना। तो अब उसी तरीके से हर चीज़ की तैयारी करनी है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मतलब सवालों को थोड़ा सा शक्ल को चेंज कर देते हैं, बस ये कॉन्सेप्चुअल इसका नाम होता है। सही है ना। मतलब सवाल वही है, थोड़ा सा उसको घुमा देते हैं। सही है ना, थोड़ा सा हल्का सा स्वैप कर देते हैं ताकि जो है ना बस बच्चा थोड़ा सा घबरा जाए। सही है ना, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। सब चीज़ें वही होती है। जाहिर सी बात है, एक चीज़ नहीं करी है तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। सही है, उसकी टेंशन मत लेना, वो सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल में एक चीज़ और ये कि जो है ना आपके जो अब छोटे छोटे सवालात जो होते थे ना, जो मतलब आपको पास्ट पेपर में भी नहीं दिखेंगे, वो भी जो है ना अब आ सकते हैं 2027 में और आगे वाले सालों में। मतलब सिर्फ यही होता है कि कॉन्सेप्चुअल एक तो आपके कुछ सवालों को चेंज कर देगा वो। सही है ना, मतलब सवाल वही होगा, उसके कुछ अल्फाजों को चेंज कर देगा। दूसरा कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे सवालात थे जिनको हम इन इम्पोर्टेंट समझते थे, सही है, या अनइम्पोर्टेंट समझते थे हम उनको, तो अब वो वाले सवाल आएंगे। सही है ना। मतलब जैसे कि अब आप समझ लो कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में व्हाट इज कंप्यूटर, अगर वो वैसे तो नहीं पूछता वो। सही है ना, लेकिन अब वो पूछ सकता है कि कंप्यूटर क्या है। सही है ना, मतलब छोटी छोटी डेफिनेशंस को भी ना अब वो पूछ सकता है। सही है ना, अब हम किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही है ना, क्योंकि अब वो पेपर में आ सकती है। तो बस इसी का नाम जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल पेपर है। तो इस चीज से नहीं घबराना और ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी करना है। ठीक है। तो अब हम लोग अपनी बात करते हैं। हम लोग जो है आज मैट्रिक क्लास का आगाज करेंगे। ठीक है ना, और उसमें हम जो है स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे और समझेंगे। सही है ना, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना भाई। 9 वालों, अब तुम लोग आ चुके हो मैट्रिक क्लास में। सही है, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। अब 9 जो होता है वो बिल्कुल बेसिक सा होता है, और लेकिन थोड़ा सा एडवांस हो जाता है मैट्रिक। ठीक है ना, मैट्रिक में आपके पास है C++। सही है ना, C++ प्रोग्रामिंग है। ठीक है, जिसको समझ में आती है, जाहिर सी बात है, अब 2026 आ चुका है, चीजें तब्दील हो गई हैं, लोग तब्दील हो गए हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चे ही पाइथन वगैरह सीख रहे हैं। सही है ना, लेकिन अगर कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारे कोर्स में पाइथन वगैरह नहीं है। हमारे जो कोर्स में है वो C++ प्रोग्रामिंग है। ठीक है ना, तो C++ प्रोग्रामिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सही है ना। और जो है अब वो जो है उनकी ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है। सही है ना, और कोडिंग तो लाजमी करनी है। अब पहले के ये होता था कि भाई कोडिंग नहीं लिखते थे, हमने भी पेपर दिया, हमने भी कभी कोडिंग वगैरह नहीं लिखी थी। लेकिन अब जो कॉन्सेप्चुअल पेपर है, अब जो अगर वो पूछेगा ना तो देखना, अब जो है ना वो आपके कोडिंग्स वगैरह पूछेगा। मतलब कोई भी सवाल पूछेगा उसके साथ बोलेगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कोई मतलब अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से कोई एग्जाम्पल दे देना, नहीं, अब वो कोड पूछेगा। एग्जाम्पल का मतलब है कोड, यानी कि या तो वो कोड पूछेगा कि कोड लिखो, या फिर बोलेगा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल का मतलब है कि जो है अब आपको उसका कोड लिखना है। देखा, मतलब ये चीज क्या हो गई, उसने थोड़ी सी शक्ल बदल दी उसकी। मतलब वो सीधा सीधा पूछ सकते थे आप इसका कोड लिखो। सही है ना, लेकिन आप कोड लिख देते हो। लेकिन अब वो पूछा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल का मतलब भी क्या है, वो कोड ही पूछ रहा है। बस कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अल्फाजों को चेंज कर दिया, इस चीज को हम कॉन्सेप्चुअल कहते हैं। सही है ना।
अब क्या करना है भाई, सबसे पहले तो ना आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तैयारी करनी है, सही है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तैयारी करनी है, मतलब कोई पेपर में आपको मुश्किल ना हो, सही है ना, हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है चीज़ों को। दूसरा, कोडिंग की बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, हर जितने भी सवालात होंगे उनके साथ जो जो कोड्स होंगे वो आप लोगों को करने होंगे। प्रैक्टिस के लिए जो है आप लोग जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, सही है ना, मैं भी आप लोगों को सारे कोड्स वगैरह पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा किस तरीके से क्या काम होता है, कहाँ कहाँ काम करना है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो है एक प्रोग्रामीज के नाम से आप सर्च करोगे, वेबसाइट है, वहां पर आप जो है कोडिंग वगैरह करो, सही है ना, बराबर में उसके आउटपुट दिया हुआ होता है, आप आउटपुट देखो, अगर कोई भी गलती है तो आप वहां से देखकर सही कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई, और दूसरा ये, अब वो कोडिंग के भी सवाल पूछ सकता है, मतलब कोई कोड दे दे, मतलब मिसाल के तौर पर बोले कि एडिशन बताओ, मतलब एडिशन ऑफ 2 नंबर्स बताओ, सही है ना, तो उसकी कोडिंग दे दी उसने, तो इस तरीके के सवाल पूछ सकता है वो, मतलब यही इसी चीज को आप कॉन्सेप्चुअल बोलते हो। इसके अलावा आप जो है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं, मतलब बुक से हटके नहीं आएगा भाई, बुक से ही आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें चेंज होंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, सही है। अब हमारे आगाज करते हैं हम नए चैप्टर का। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग, मतलब कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, सही है ना, उनकी सॉल्विंग करना, सही है। एल्गोरिथम डिजाइनिंग का मतलब है कि डिजाइन एल्गोरिथम्स जो होते हैं ना, मैं आपको आगे बता दूंगा, जो स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपके क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सही है ना, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है उसको स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं, सही है। तो इस पूरे चैप्टर में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम क्या होते हैं, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, दीगर चीजें जितनी भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स कितने होते हैं, जितनी भी चीजें आगे हम आपको सब पढ़ा दूंगा, सही है ना, किसी भी चीज की टेंशन मत लेना, सही है। अब देखो भाई, पहला चैप्टर है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग, ये आ जाओ, ठीक है ना। तो देखो भाई, सबसे पहला सवाल क्या है हमारे पास, पहला सवाल है हमारे पास, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और फाइंडिंग फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब वो ये क्या कह रहा है कि जो है प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होती है, सही है, और उसके कितने स्टेप्स होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कंप्यूटर में, सही है ना, वैसे नहीं, कंप्यूटर में कितने स्टेप्स होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सही ना। सबसे पहले तो ये समझो कि प्रॉब्लम, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, सही है ना, कोई भी आप उनके सामने प्रॉब्लम रख दो, आपको वो सॉल्व करके दे देंगे, सही है ना। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं इन्हीं के पास सबसे ज्यादा लोग क्यों आते हैं, क्योंकि जो है हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, सही है ना, हम ही जो है ना वो आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल, जो आपके पास मुश्किल से मुश्किल आपके पास जो भी काम है तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक बेनिफिट होता है सबसे बड़ा, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है और उसके स्टेप्स बताओ, सही है। अब देखो पहला क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है, मतलब जो है कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, सही है ना, एक तो आप पहले बताओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है क्या, और उसके बाद उसके आप स्टेप्स बताओगे कितने स्टेप्स होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ये होता है कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल, मतलब कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो और सिंपल हो, ठीक है ना, सिंपल प्रॉब्लम हो, सिंपल प्रॉब्लम हो, हम क्या करते हैं उसको आसान से आसान कर देते हैं। कोई भी एरर आ गया आपके पास, ठीक है ना, कोई भी एरर आ गया, ठीक है ना, उसको हमें खत्म करना हो, सही है ना, उसकी रिडक्शन करनी हो, कुछ भी करना हो, तो इन सारी चीजों को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। अब देख लो ये नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि a problem solving is the process of finding solution or difficult or complex issues. It is process by which any problem is solved. मैंने वही बताया कि जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो है हम लोग मतलब जितनी भी मुश्किल से मुश्किल क्यों ना हो और आसान से आसान क्यों ना हो, कोई भी एरर आए तो उनको खत्म करने के लिए जो भी होता है वो उसको कहते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है। अब उसके बाद कितने स्टेप्स होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास स्टेप। सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप है, सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन द प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक बंदा आया क्लाइंट, सही है, अब जाहिर सी बात है कंप्यूटर साइंस की हो तो थोड़े बड़े हो गए,
ठीक है ना। तो अब ऐसी ही लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ेगी, मतलब क्लाइंट हो गया या दीगर, मतलब जो बिजनेस वगैरह में इस्तेमाल होती थी ना, जो लोग बड़े बड़े लोग जो इस्तेमाल करते, वो जो है ना आप वो ऐसी वाली लैंग्वेजेस या वैसे वाले अल्फाजात इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। सही है। सबसे पहला आ गया आपके पास क्लाइंट, ठीक है ना। एक क्लाइंट आया आपके पास, ठीक है, ये आपकी 5 मेंबर्स की क्या है, एक, ठीक है, 5 मेंबर्स समझ लो कि जो है ना आपके पास है बंदे हैं आपके पास, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने 5 बंदे हायर करे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये क्लाइंट आएगा इस 5 मेंबर्स के पास, सही है ना। मतलब एक पूरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 5 मेंबर्स अरेंज करे कि भाई तुम जो है ना इसकी प्रॉब्लम वगैरह मीटिंग वगैरह करो, सही है, और जो है ना इसकी प्रॉब्लम को देखो कि क्या इसकी प्रॉब्लम है, सही है। एक क्लाइंट आया आपके पास और उसने कहा कि जो है ना भाई मुझे एक मसला है कि जो है ना मैं एक अपना रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूँ और उसके अंदर ना मैं जो है ना उसको ऑनलाइन करना चाह रहा हूँ, सही है ना, ताकि लोग ऑर्डर दें, सही है ना, और जो है उनका ऑर्डर उनके पास पहुंच जाए जल्द से जल्द, इस तरीके की, जिस तरीके से हमारे पास नॉर्मल फूड पांडा वगैरह है, समझ लो इस तरीके की प्रॉब्लम है, सही है ना। सही है। अब क्या होता है कि जो है ना 5 मेंबर्स चले गए उसके पास, या वो बंदा आ गया आपके पास आ गया मीटिंग करने के लिए, सही है। सबसे पहला स्टेप जो है ना ये है डिफाइन द प्रॉब्लम, मतलब इसके ये बहुत ही ना एक, मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो है ना मतलब एक पहला स्टेप है, मतलब जो बहुत ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट स्टेप है, सही है ना। अगर यही ना हुआ ना, अगर यही सही नहीं हुआ तो बाकी के स्टेप्स जो है ना वो सही नहीं होंगे, सही है ना। अगर आपने समझो ना, मतलब अगर आपने प्रॉब्लम को ही नहीं सुना, सही है ना, प्रॉब्लम को ही नहीं सुना, तो सामने तो जो आगे के स्टेप जो आपका एक जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो कैसे बनेगा, वो बन ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है, उसने क्या बोला, आपने क्या सुना, आपने क्या बना दिया, सही ना। तो इसलिए जो ये पहला स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जब भी कोई मीटिंग के लिए किसी को भेजती है तो उस वक्त अपने मोबाइल फोन्स वगैरह, जो एक जो रूम होता है उसके अंदर जो है मोबाइल फोन वगैरह बंद करवा दिए जाते हैं, एक सेपरेट रूम होता है, सही है ना, बाहर भी आवाज नहीं जा रही होती, ना बाहर की अंदर आ रही होती आवाज, ना अंदर की बाहर आवाज जा रही होती, बिल्कुल जो है ना एक साइलेंट रूम होता है, उसके अंदर आप होते हो और आपके जो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैठी हुई होती, सही है ना। तो इसलिए जो है इनको बोला जाता है कि जो है भाई बहुत ही जो है ना ध्यान से चीजों को समझना है, सही है ना, ताकि समझने वाले को समझ भी आ जाए और जो है जो बोल रहा है उसको भी समझ में आ जाए, जो भी हम उसको सॉल्यूशन वगैरह बताएंगे, सही है। तो इसलिए ये सबसे मेन होता है, ठीक है। सबसे पहले तो तुमने ये समझ लिया, सही है। अब उसने क्या करा, डिफाइन द प्रॉब्लम, एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन मुझे अपना एक बिजनेस वगैरह खोलना है, तो उसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दो, सही है ना। अब जो है ना क्या हुआ, क्लाइंट ने अपनी एक प्रॉब्लम रखी, आपने उसको समझा, आपने उसको समझाया, सही है ना, वो समझ गया, मतलब आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, इस क्लाइंट का काम खत्म हो गया, इस क्लाइंट का काम अब खत्म हो गया, ये चला जाएगा, ये अब चला जाएगा, मतलब एग्जिट कर जाएगा, ये एग्जिट कर जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब आप समझ गए डिफाइन द प्रॉब्लम, मतलब उसने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, ठीक है ना, उसने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, अब क्या होगा, वो चला जाएगा, सही है। अब जो ये 5 मेंबर्स की जो गई थी ना, पूरी जो आपकी टीम गई थी, अब वो क्या करेगी, वो जाएगी एक दूसरे डिपार्टमेंट में जहां पे जो है मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगी, ठीक है ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास गई, वहां पे उनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को समझाया जो भी है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, मतलब अब अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने जो है ना, अभी तो 5 मेंबर्स गए थे, अब समझ लो कि उन्होंने ना 10 मेंबर्स या 15 मेंबर्स की एक लोगों को बुला लिया, सही है ना, जो जो मतलब मेन एम्प्लॉयर्स थे ना उनके, उनको बुला लिया 15 मेंबर्स, ठीक है ना, इन्होंने मेंबर्स को बुला लिया, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये 15 मेंबर्स जो है ना आपके पास, अब ये अलग अलग क्या देंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशंस देंगे अब आपको, ये भी सॉल्यूशन देगा, ये भी सॉल्यूशन देगा, फिर एक और ये भी सॉल्यूशन देगा, फिर एक ये भी सॉल्यूशन देगा, फिर एक ये भी मतलब जितने ही बंदे हैं ना वो सब सॉल्यूशन देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो है इन, जाहिर सी बात है अब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं तो जो है अलग अलग सॉल्यूशंस देंगे भाई सब लोग, कोई क्या देगा, कोई बोलेगा इस तरीके से सॉल्व कर लो, इस तरीके से सॉल्व कर लो, इस तरीके से सॉल्व कर लो, तो हम इसी चीज को क्या बोलते हैं, जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि अलग अलग, जाहिर सी बात है इतने लोग हैं, अब आप भी किसी जगह पे बैठोगे तो आप भी क्या बोलोगे कि भाई मेरा ये सोल्यूशन है, फिर दूसरा बोलेगा यार ये वाला देख लो, ये वाला देख लो सोल्यूशन, मतलब
हर कोई अपने अपने दिमाग से एक अपना अपना सोल्यूशन निकाल रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम बोलते हैं जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, कि कितने कितने तरीकों से ये सॉल्व हो सकता है, कौन कौन सा जो है ना कितने कौन कौन से सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो परफेक्ट हैं, जो सही हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को बोलते हैं जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, सही है। अब उसके बाद जो है क्या हुआ, एक बंदा है, सही है ना, समझ लो ये वाला बंदा है, ये एस का मतलब है सॉल्यूशन जो दे रहा है, ठीक है ना। इस वाले बंदे का सही लगा, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला यार इस बंदे ने जो है ना बेहतरीन दिया है, सही है ना। अब जो है ना इस बंदे का जो प्लान है ना, उसी पे पूरा डिजाइनिंग होगी, उसी पे पूरा सॉफ्टवेयर तैयार होगा और उसके बाद उसको दिया जाएगा, सही है ना। अब मिसाल के तौर पर ये बंदा है, इस बंदे का क्या हुआ, आपके पास जो है ना इस बंदे को आपने बोला हाँ भाई ये डन है, सही है ना। पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला इस बंदे का जो प्रॉब्लम जो इसने सॉल्विंग करी है ना, मतलब जो इसका सॉल्यूशन दिया है वो सही है, सही है। अब क्या होगा, फिर जो इसका सॉल्यूशन है वो किस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इवेल्युएट, वो आ जाएगा इवेल्युएट एंड सिलेक्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, सही है ना। मतलब ये हो रहा है कि अब क्या करना है, जो 15 मेंबर्स जो थे ना, ये जो 15 मेंबर्स थे आपके पास, इनमें से कोई अब एक सेलेक्ट करना है, सही है ना, कि किसका ज्यादा अच्छा आपका पास सोल्यूशन है, सही है ना। मतलब एक इसने भी दिया था सोल्यूशन, एक इसने भी सोल्यूशन दिया था, एक इसने भी सोल्यूशन दिया था, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि बहुत सारे लोगों ने सोल्यूशन दिए, सही है ना। अब क्या करना है कि इवेल्युएट एंड सिलेक्ट करना है, कोई भी एक सोल्यूशन को सिलेक्ट करना है कि भाई किसका सही है, इसका सही है, इसका सही है, इसका सही है, इसका सही है, सही है ना। अब जो है ना म्यूचुअल, जाहिर सी बात है, अब किसी एक का मतलब बहुत ही ध्यान से समझना होता है कि किसी को मतलब ये नहीं होता कि मुझे बुरा लग जाएगा, सही है ना, अगर मेरा नहीं माना गया, भाई नहीं, सबके होता है और इसमें से कोई एक सेलेक्ट होता है और उसी पर काम किया जाता है, सही है ना। अब मिसाल के तौर पर ये बंदा था, सही है ना, ये बंदा था, ठीक है ना। अब इसने सॉल्यूशन दिया, इसका सॉल्यूशन इतना समझ में नहीं आया, फिर इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, फिर इसका नहीं आया, थोड़ा बहुत नहीं आता है लोगों को, सही ना। फिर इस तरीके से इसका सॉल्यूशन नहीं आया समझ में, फिर एक बंदे ने और दिया सॉल्यूशन कि भाई इस तरीके से अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जो है ना इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक तो सॉफ्टवेयर भी समझ में मतलब अच्छा चलेगा और लोगों को भी ये चीज अच्छी लगेगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, उसने पूरा समझाया, सही है ना। उसके बाद भाई क्या हुआ कि भाई सिलेक्ट हो गया इसका वाला सॉल्यूशन, कि भाई अब जो है ना इसी का सॉल्यूशन हम आगे चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे और एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इवेल्युएट एंड सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन आपने ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब क्या हुआ, जो उसका सॉल्यूशन है ना, अब क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन। मतलब अब जो है ना जो सॉल्यूशन आया ना आपके पास, सही है ना, जो भी आपके पास सॉल्यूशन आया, तो अब क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, सही है ना। अब उसको मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाना ही है उसका। फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब इम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ, आसानी से समझो कि जो है ना अब इसके क्या बनेंगे, इसके एल्गोरिथम बनेंगे, ठीक है ना। मतलब एक डिजाइनिंग होगी, एल्गोरिथम बनेंगे, इसके क्या बनेंगे, फ्लो चार्ट बनेंगे, ठीक है ना, इसके फ्लो चार्ट बनेंगे। फिर इस तरीके से इसकी कोडिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये चलता जाएगा, मतलब अब इस जो भी इसने सॉल्यूशन दिया ना उसके ऊपर काम होगा और फिर उसके बाद इसका एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा अल्फाज में, कि जो भी उसने इस बंदे ने जो भी आपको जो है क्या दिया था, जो भी सॉल्यूशन दिया था, अब उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट होगा, मतलब उसी के ऊपर अमल किया जाएगा और उसके बाद जो है इसको इसका पूरा मतलब जो भी क्लाइंट ने प्रॉब्लम दी थी वो उसकी सॉल्व हो जाएगी इसके सॉल्यूशन से, सही है। तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डिफाइन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर डिफाइनिंग आइडेंटिफाई, इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम को समझा जाता है, सही है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर यही सही नहीं हुआ तो समझो आपका सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा, मतलब बन तो जाएगा, फिर वो सही नहीं बनेगा। जाहिर सी मतलब जब सही नहीं बनेगा, जब क्लाइंट के पास जाएगा, जो भी जिसने भी बनवाया है आपसे, तो क्या होगा, अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो एक तो वैसे ही उसके साथ खराबी है, फिर मार्केट में जो है आपकी जो भी वैल्यू है, सही है ना, वो जो ग्राफ है आपका जो ऊपर पहुंचा है वो सब नीचे आ जाता है, सही है ना। तो इसलिए पहला जो पहला है ना आपके पास, वो बहुत ही लाजमी आपको सही से समझना उसको, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है,
It is the most difficult and most important of all the steps. सही है, वही वाली बात आ रही है, it is most difficult and most important of all the steps, मतलब ये थोड़ा difficult भी होता है और बहुत important भी होता है ये वाला step, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, it involve diagnosing the situation so that the focus should be on the real problem and not in its symptoms, ठीक है ना। during this first stage of problem is solving, it is important to describe the problem. A well described problem will also help other understand the problem। वही वाली सारी बातें कि जो है जाहिर सी बात है, अब जब जो भी प्रॉब्लम लेकर आया, जब आपने उसकी समझ ली, आपने कोई भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मतलब सिम्टम्स का मतलब होता है कि कोई भी शक वक ना हो भाई, जो एग्जैक्ट आपको बताया गया आपको वही जो है ना प्रॉब्लम को करना है, सही है ना। पूरी मतलब इसमें कोई शक वाली नहीं है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए भाई, सीधा सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सही है ना, ताकि जो भी चलाने वाला है उसको भाई कोई भी एरर ना दिखे, सही है ना। तो ये पहला जो है डिफाइन द प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसमें हर चीज जो है आपको वाजिब, जब तो 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं एक मीटिंग में, वो इसीलिए लगते हैं 2-2 3-3 घंटे कि जो इसके अंदर हर चीज को जो है ना समझना होता है और समझाना होता है, सामने वाले को भी समझ में आ जाए और आपको भी जो वो बोल रहा है वो भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब हमने फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन, ठीक है। तो देख लो क्या लिखा है, फॉर एनी प्रॉब्लम देयर इज माइट हैव मोर देन वन अल्टरनेटिव सोल्यूशन। मैंने क्या बताया था कि अगर आपके जो भी मेंबर्स बैठे हुए 15 मेंबर्स हायर करे उन्होंने कि अपने अपने सोल्यूशन को अपने अपने राय दो, तो क्या होता है अब हर कोई अपने अपने राय देगा, वही वाली बात आ गई जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। सो इट इज द बेस्ट टू डेवलप a list of all feasible possible solutions that can be assessed and decide which one will be the best for the particular problem and shortcomings of every opted option. Group thinking and team problem solving teaching are both useful tool at this stage of problem solving। वही वाली बात बता दी कि जो है ना जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो है ना वो सॉल्यूशंस अपने अपने दे रहे होते हैं, सही है ना, फिर किसी एक का माना जाता है, सही है, फिर किसी एक का माना जाता है और उसके ऊपर सारा काम आता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन में क्या हुआ कि सबने अपने अपनी राय देना शुरू करी, जितने भी मेंबर्स आपने हायर करे थे वो सब अपने अपने दे रहे होंगे अपने अपने तरीके से, अपने अपने दिमाग से कि भाई ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी, ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी, सही है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर आ गया आपके पास इवेल्युएट एंड सेलेक्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। मतलब अब जो है ना जिस जिसके आपको समझ में आ रहे हैं, सही है ना, अगर मिसाल के तौर पर दो बंदों के आपके समझ में आए, वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको बताया था कि जो है अगर मतलब इतने सारों में से कोई एक या दो सिलेक्ट होते हैं, कभी कभी एक का सिलेक्ट होता है, कभी कभी 2 से 3 का सिलेक्ट होता है, फिर उनके दिमागों को मिलाकर फिर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, सही है ना। तो देखो इसके अंदर भी वही चीज लिखी हुई है, many alternative solutions to the problem should be generated before final evaluation, ठीक है ना, मतलब फाइनल करने से पहले, ठीक है। the best solution to a problem is the one that has maximum benefits and lowest possible failure chance or drawbacks। every alternative therefore a requirement through a analysis and critical evaluation of the solution before passing to an implementation stage। वही वाली बात आ गई कि जो है किसी एक का माना जाएगा, सही ना, जो इतने सारों में से जो इन्होंने सॉल्यूशन दिए थे उनमें से कोई एक माना जाएगा और उसके ऊपर जो है पूरी टीम काम करेगी, सही ना, उसी के प्रॉब्लम जो भी उसने सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन पे पूरी टीम काम करेगी और उसके बाद फिर एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, सही है ना। अब क्या हुआ, इवेल्युएट हो गया आपके पास, अब क्या होगा अगला, इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन, मतलब अब उसी के ऊपर काम करना है पूरी टीम को, सही है ना। जाहिर सी बात है 15 मेंबर्स 5 मेंबर्स की कोई टीम नहीं होती, जाहिर सी बात है फिर आगे जो है ना कोडिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सही ना, डॉक्यूमेंटेशन अलग डिपार्टमेंट होता है, टेस्टिंग अलग डिपार्टमेंट होता है, सही है ना। लेकिन आपके वाले में सिर्फ ये 4 स्टेप्स है, तो इससे ज्यादा आगे नहीं जाओ, वो जो है जब आप सेकंड ईयर में आओगे तो उसके अंदर आप डिटेल से इसको पढ़ोगे कि कितने स्टेप्स होते हैं, ये 4 स्टेप्स नहीं होते, ये ज्यादा स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं, सही है ना। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ ये जो है सिर्फ 4 स्टेप दिए हुए हैं, सही है ना। तो अब क्या होगा, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन, यानी कि आप वो जो एक जो सॉल्यूशन दिया गया उसी के ऊपर पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार होगा, ठीक है। तो देख लो क्या लिखा हुआ है, द प्लान फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन आल्सो इंक्लूड्स प्लानिंग ऑन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द सॉल्यूशन, इफ it does not work out the way it was required। After strategy has been selected, the next important phase
to implement the plan and make sure it will be executed on time without deviation। ठीक है ना। फिर आगे भी सारी बातें लिखी हुई है कि जो है जो भी आपका जो भी एक दिया गया है, सही है ना, उसके अंदर कोई भी मतलब कोई भी एरर वगैरह ना हो, सही है ना, हर चीज को देख के फिर एक जो है ना एक सोल्यूशन को किया जाता है सेलेक्ट, और उसके बाद जो है उसके ऊपर काम किया जाता है, और उसमें फिर देखा जाता है कि भाई कोई मसला वसला तो नहीं हो रहा, इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं हम इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सोल्यूशन। अब ये देख लो, अगर कभी पेपर में वो कहे कि इसकी डायग्राम भी बना दो, तो देखो ये कितने स्टेप्स हैं, देखो मैंने बनाई हुई है, देख लो। पहले आई प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गई GAS, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर EASAS मतलब इवेल्युएट एंड सेलेक्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, IAFUOTS का मतलब है इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस तरीके से देखो, मतलब सीढ़ियां चल रही हैं कि पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी सीढ़ी, ठीक है। तो अगर कभी डायग्राम बनाने के लिए तो इसको राउंड शेप में कर देना, इस तरीके से राउंड शेप में कर देना, ठीक है ना। और अगर नहीं पूछे तो करने की जरूरत नहीं है, सही है। और ये वाला सवाल जो है ना बहुत जगहों पे मतलब समझ लो बहुत जगहों पे या बोर्ड पे भी अगर आता था तो कभी शॉर्ट में पूछ लिया करता था, ठीक है ना। तो अब जो है ना वो हो सकता है कि ये वाला लॉन्ग में पूछे, सही है ना, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पेज में तो जाहिर सी बात है, क्योंकि OMR शीट है तो OMR शीट जो है वो शॉर्ट में एक पेज दिया जाता है, तो एक पेज में वो पूछ लेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बता दो, ठीक है ना। और उसके साथ कोई स्टेप पूछ लेगा कि बोलेगा डिफाइन द प्रॉब्लम, सही है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है या शायद 4 नंबर का होता है, तो जो है अगर 4 नंबर का आया तो वो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ कोई एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन पूछ लेगा, सही है। और अगर लॉन्ग में आया तो फिर ये एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस भी लिखोगे, ठीक है ना, और उसके बाद उसके स्टेप्स भी, डिफाइन द प्रॉब्लम, जनरेट, इवेल्युएट एंड इम्प्लीमेंट। और अगर वो खाली बोलते हैं कि सिर्फ नाम लिख दो स्टेप्स के, मतलब बोलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के डेफिनेशन लिख दो और आखिर में उसके स्टेप्स के नाम लिख दो, तो बस सिर्फ स्टेप्स के नाम लिखना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, सही है। लेकिन देख लेना वो आगे बोल क्या रहा है, और अगर वो डायग्राम का बोले तो डायग्राम बनाना, और अगर नहीं बोले तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, सही है। अगला क्या है, अगला सवाल है एल्गोरिथम का, कि एल्गोरिथम है क्या है। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एल्गोरिथम, सही है। अब मैं बताता हूँ एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम है आपके पास स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक होता है फ्लो चार्ट, ठीक है, ये देखो, एक होता है फ्लो चार्ट, ठीक है, और एक होता है ये एल्गोरिथम, ठीक है ना। इन दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या है, एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, मतलब उसके जो सॉल्यूशन बनाता है वो स्टेप बाय स्टेप करता है, लेकिन फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप नहीं करता, बल्कि ये शेप्स में होता है, सही है ना, पिक्चर्स में जो है ना इसको एक सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस है। लोग एल्गोरिथम को, बहुत सारे बच्चे एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट समझ लेते हैं और फ्लो चार्ट को एल्गोरिथम समझ लेते हैं, और फ्लो चार्ट की जगह एल्गोरिथम के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर देते हैं, और जो है फ्लो चार्ट में मतलब इस तरीके की गलतियां कर देते हैं, ठीक है ना। तो एल्गोरिथम में क्या होता है, मैंने क्लियर कर दिया कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होती है, सही है ना। स्टेप बाय स्टेप मतलब हम, आप समझ लो कि अगर हम घर में बिरयानी बनाए तो हम स्टेप्स बाय स्टेप करेंगे, भाई पहले जो है आपने प्याज लेकर आए, फिर दीगर चीजें लेकर आए, इस तरीके से, सही है ना। लेकिन फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट में डायग्राम से आप एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो, सही है ना। लेकिन सबसे आसान जो है ना, सबसे आसान वो होता है आपके पास एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्योंकि एक तो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, मतलब हर स्टेप को समझ है, स्टेप 1, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 4 में क्या होगा, इस तरीके से। तो ये सबसे आसान होता है एल्गोरिथम, और ये फास्ट होता है, मतलब चीजों को आसानी समझ में आ जाती है। छोटे छोटे बच्चों को भी ना अगर एक दफा 2 दफा करवा दो तो ये समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो एल्गोरिथम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करो, ठीक है ना, उसको लिखो और फिर जो है ना आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दो, मतलब कोडिंग की। तो ये कहाँ पर होता है एल्गोरिथम, मतलब ये स्टेप कहाँ पे यूज होता है, ये जब डिजाइनिंग होती है, जब प्रॉब्लम
हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम जो भी आपने उसमें डिफाइन द प्रॉब्लम, उसने बताया आपको कोई भी प्रॉब्लम, उसके बाद ये किस डिपार्टमेंट में जाता है, ये प्लानिंग और डिजाइनिंग के डिपार्टमेंट में जाता है। जब प्लानिंग और डिजाइनिंग के उसमें जाता है डिपार्टमेंट में, तो जो है फिर एल्गोरिथम्स बनते हैं और पूरे पूरे फ्लो चार्ट बनते हैं। सही है ना, ज्यादातर तो एल्गोरिथम से समझ में आते हैं जाहिर सी बात, और लेकिन फ्लो चार्ट का भी काम होता है भाई, दोनों चीजों पे काम चल रहा होता है, ठीक है ना, तो किसी भी हम चीज को छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। अब ये प्लानिंग और डिजाइनिंग वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब सेकंड ईयर में, मैट्रिक वालों भी बिल्कुल परेशान नहीं हो, सही है ना, अभी जितना है उतना समझ लो, सही है ना। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एल्गोरिथम क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होते हैं, सही है ना, और जो है इसको समझना आसान हो जाता है, सही है ना, किसी को भी आप अगर स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हो तो वो चीज आपको आसानी से समझ में आ जाती है, सही है। अब एल्गोरिथम्स के साथ क्या होता है, इसके जो है ना एल्गोरिथम बनाने को भी आता है, सही है, ये बात याद रखना भाई कि एल्गोरिथम मैंने बता तो दिया लेकिन इसको बनाने के लिए भी आते हैं, सही है ना। तो बना, अगर वो बोले एल्गोरिथम की एग्जांपल दो तो एल्गोरिथम बना के दिखाना है, कोई अलग से नहीं बतानी, कोई मतलब अपने एनवायरनमेंट के देखकर कोई एग्जांपल बता रहे हो एल्गोरिथम, या लिख कर आता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, नहीं, वो तो आपकी डेफिनेशन है एल्गोरिथम है क्या। लेकिन जब वो बोले एग्जांपल दो, सही है ना, तो मतलब आपको एल्गोरिथम बनाना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एल्गोरिथम किस तरीके से बनते हैं, सही है ना। सबसे पहले तो ये देख लो कि जो है एल्गोरिथम की डेफिनेशन देख लो कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, सही है, एक फॉर्मूला है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट कैन डिफाइन एज द सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रोग्राम। वही क्या बोला मैंने कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चलता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, मतलब अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, इस तरीके से काम ही करता है, ठीक है ना। इन कंप्यूटर साइंस एन एल्गोरिथम usually means a small procedure that solves a specific problem. Design algorithms are widely used throughout all areas of IT. देखिए मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा यूज होता है एल्गोरिथम का, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती है चीजें, हर किसी को आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है ना। देयर आर टू कॉमन मेथड्स टू रिपीट एल्गोरिथम डिजाइन, एक होता है पोस्ट कोड एंड फ्लो चार्ट, ठीक है ना, एक होता है पोस्ट कोड से और एक फ्लो चार्ट से होता है, सही है ना। फ्लो चार्ट का आपके पास है, पोस्ट कोड का छोड़ दो, पोस्ट कोड का इतना मतलब दो ही होता है, सबसे ज्यादा दो चलते हैं, एक एल्गोरिथम चलता है, सही है ना, और एक फ्लो चार्ट चलता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया। अब उसके बाद अब वो पूछेगा एग्जाम्पल तो बताओ, कोई एग्जाम्पल तो दो हमें एल्गोरिथम की, किस तरीके से एल्गोरिथम्स बनते हैं। तो देख लो भाई किस तरीके से बनता है, आप लिखोगे एग्जाम्पल, आप हेडिंग डालोगे एग्जाम्पल की, ठीक है। उसके बाद आपने अब मिसाल के तौर पर उसने बोला सवाल, उसने अलग से दे दिया, सही ना, उसने अलग से दे दिया सवाल कि एल्गोरिथम बनाओ सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना, सम ऑफ टू नंबर के आप एल्गोरिथम बनाओ। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले को करोगे स्टेप वन, ठीक है ना। स्टेप वन मतलब स्टार्ट, स्टेप वन क्या होगा आपके पास, स्टार्ट का आएगा हमेशा, हमेशा एक स्टेप वन और लास्ट स्टेप, ठीक है ना, स्टेप वन और लास्ट स्टेप जो भी होगा आपके पास, एक मिनट, अगर मैं इसको सही कर दूं, हाँ बल्कि सही है, लास्ट स्टेप हमेशा क्या होगा, स्टॉप होगा, ठीक है ना, हमेशा स्टॉप होगा। पहला स्टेप वन हमेशा स्टार्ट होगा और लास्ट स्टेप जो स्टेप कोई भी आपका 6 हो 7 हो 8 हो या जो भी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट स्टेप कर दिया, तो वो आपके पास क्या होगा, स्टॉप का होगा, आपके पास हमेशा स्टॉप का होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, स्टेप वन में क्या आपने स्टार्ट कर दिया, आपने स्टार्ट। उसके बाद अगला क्या है आपके पास, स्टेप टू के डिक्लेयर, देखो क्या लिखा हुआ है, डिक्लेयर वेरिएबल num1 num2 एंड सम, मतलब डिक्लेयर करो, मतलब उसको बताओ अब कि क्या करना है। num1 मतलब दो का बोला है ना, अगर यहाँ पे 3 का होता तो यहाँ पे लिखा हुआ होता कि जो है सम ऑफ 3, अगर यहाँ पे लिखा हुआ था सम ऑफ 3, तो आप क्या करते हैं, num1 num2 फिर कॉमा फिर num3 भी करते आप, फिर कॉमा, इस तरीके से जितने भी आपने बोला सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 4 नंबर, सम ऑफ 6 नंबर, तो आप इस तरीके से बताओगे num1 कॉमा num2 कॉमा फिर एंड सम, क्या करना है, सम करना है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, ये कि जो है अगर यहाँ पे तुम लोग सम लिख रहे हो ना, तो आखिर में भी मतलब आखिरी जो लास्ट स्टेप होगा स्टॉप, उससे पहले जो स्टेप होगा ना, जो भी आपको अब करवाना है, सम करवाना है, तो आप वहां पे सम ही लिखोगे, ठीक है, वहां पे आप ऐड नहीं लिखोगे। अगर आपने ऊपर ऐड लिखा और नीचे सम लिख दिया तो गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हर चीज को जो ऊपर लिख रहे हो, जो आपने डिक्लेयर करवा दिया, जो आप बता रहे हो उसको कि अब ये चीजें करनी है, सही है ना, ये चीजें करनी है, तो आखिर में वही सेम चीजें जो है रिपीट होंगी। जो ऊपर दोगे वही एज इट इज नीचे आ जाएगा, सही है ना। देख लो यहाँ पे सम लिखा हुआ है, ये देख लो यहाँ पे सम पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो लिख रहे हो, जो लिखोगे ऊपर डिक्लेयर करवाओगे, जो बताओगे एज इट इज नीचे लिखना होगा वो चीज, सही है ना। तो देख लो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपके पास आ गया डिक्लेयर वेरिएबल, पहले सबसे पहले आ गया स्टार्ट, फिर आ गया डिक्लेयर वेरिएबल num1 num2 एंड सम, सही है। आपको दो नंबर करवाने, num1 करवाना है, num2 करवाना, और आखिर में क्या करा आपने, उसको सम करवाना है, ठीक है ना, लिख दिया आपने। उसके बाद क्या है अगला स्टेप, अगला स्टेप है आपके पास num1 एंड num2 ऐड करो। ऐड करो यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे तो आप लिखोगे हमेशा यही लिखोगे, सॉरी एक स्टेप 3 रह गया। स्टेप 3 क्या है, रीड करो। अब किसको करो रीड, वैल्यूज को करो, num1 num2 को रीड करो। अब वो रीड जो भी आपका जो पीछे काम हो रहा है जो हार्डवेयर में, वो क्या करेगा, इसको रीड करेगा, num1 को और num2 को रीड करेगा। उसने कर दिया रीड। अब क्या होगा, स्टेप 4 क्या आ जाएगा आपके पास, ऐड करो num1 और num2 को ऐड करो, सही है ना। जो भी आपने नंबर दिए होंगे तो वो ऐड कर देगा, सही है ना। num1 और num2 ही लिखना है, जो अगर जो डिक्लेयर करोगे एज इट इज नीचे वही लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर तुम बोलते डिक्लेयर वेरिएबल 1, ठीक है ना, 1,2 करते तो 1,2 यहाँ पे भी आता और 1,2 यहाँ पे भी आता। तुमने num1 और num2 की फॉर्म में किया तो यहाँ पे भी हमेशा num1 num2, ठीक है ना, और नीचे भी हमेशा num1 num2 रहेगा, ठीक है। अब तुमने क्या किया, ऐड num1 num2 एंड num2 और फिर उसका फॉर्मूला लगा दिया, सम क्या हो रहा है, इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 हो रहा है, सही है। ये चीज तुम देख लो, एक दफा तुमने ऐड करवा रहे हो ना, ऐड करवा रहे हो तो पहले लिखोगे ऐड num1 एंड num2, और उसके बाद तुम क्या लिखोगे, फिर उसका फॉर्मूला लिखोगे, इस सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, दो प्लस करवा तो बीच में प्लस आ जाएगा। फॉर्मूला लिखना लाजमी है, ये नहीं कि ऐड num1 एंड num2 तो ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा, नहीं, फिर फॉर्मूला लिखोगे। कुछ भी अगर कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो, जो कुछ भी निकाल रहे हो, तो जब तुम ऐड करवाओगे, जब स्टेप 4 में जो भी तुम्हारे स्टेप होगा, तो पहले तुम लिखोगे ऐड num1 एंड num2 या num3 जितने भी नंबर्स हैं, और उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखोगे, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, दो अब जो दो नंबर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप 5 पर डिस्प्ले करो सम। अब तुम्हारे सामने आ जाएगा। मिसाल के तौर पर तुमने यहाँ पे दिए थे, अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे तुमने 2 प्लस 2 दिए थे, सही है ना, उसने ऐड करे, सम का फॉर्मूला लगा के 2 प्लस 2 किया, ठीक है ना। ये देख लो, ये मैंने कर दिया यहाँ पे ना, 2 प्लस 2 करा, और उसके बाद तुमने करा डिस्प्ले सम। जब तुम डिस्प्ले सम करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। 2 प्लस 2 यानी कि आप ऐड हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले मतलब सामने दिखाना है, तो स्क्रीन पे दिखाना है 4, ठीक है ना। तो क्या होगा स्टेप 5 पे, डिस्प्ले सम, ये देख लो तुम सम लिखा हुआ है तो सम ही आएगा। अगर यहाँ पे सम है तो यहाँ भी सम आया, और अगर यहाँ पे ऐड होता तो यहाँ भी ऐड होता, लाजमी है, सही है। तो ऊपर जो चीज डिक्लेयर करवा रहे, जो चीज बता रहे हो, एज इट इज नीचे उतरती रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे तुम लोगों को क्या होगा, स्टॉप हो गया। अब ये डिस्प्ले सम, अब डिस्प्ले करवाना है, तो आखिर में आपने लिख दिया स्टॉप, मतलब ये एल्गोरिथम खत्म हो गया, इसका काम, सही है ना। मतलब ये एल्गोरिथम पूरा हो गया, मतलब ये यानी और समझ लो तो ये सॉफ्टवेयर या जो भी आप लोगों ने बनाया वो कंप्लीट हो गया, सही है, जो भी आपके पास प्रोसेसिंग थी, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम 1 हो गया। इस तरीके से और भी एल्गोरिथम्स हैं, जैसे कि एल्गोरिथम एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, सही है ना। तो एवरेज ऑफ 3 नंबर देख लो कि डिक्लेयर वेरिएबल्स num1 num2 num3 एंड एवरेज, सही है ना, आखिर में बता दिया। फिर रीड करा आपने वैल्यूज को कि भाई वैल्यूज क्या है, num1 num2 num3, 3 वैल्यूज थी, तीनों वैल्यूज को आपने क्या किया, यहाँ पे रीड कर लिया, ठीक है ना। रीड कर लिया, फिर आपने अप्लाई फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या है कि भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, जितनी भी नंबर्स हैं आपके पास उसको उसको नीचे डिवाइड में कर दो, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने एवरेज का फॉर्मूला लगाया, num1 प्लस num2 और प्लस num3, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, स्टेप 5 में डिस्प्ले एवरेज, एवरेज जो भी उसका आंसर आएगा वो यहाँ पे सामने डिस्प्ले पे स्क्रीन पर दिखा दो, और आखिर में आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेप 6 स्टॉप हो जाएगा,
ठीक है ना, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट के बाद आप डिस्प्ले एवरेज करवा दिया, आखिर में डिस्प्ले ही आएगा और उसके बाद फिर क्या होगा आपके पास आखिर में स्टॉप आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से देख लो एल्गोरिथम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम और नीचे जाएं तो आपके पास आ गया एल्गोरिथम 3, एल्गोरिथम 3 आ गया आपके पास। प्री पैरामीटर ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाता है, सही है ना। हर चीज आपके पास यहाँ पे डिफाइन है किस तरीके से करना है, सही है ना। हर स्टेप मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि हर स्टेप किस किस तरीके से करना है, सही है ना। तो लाजमी है वो एल्गोरिथम का आपके पास पूछेगा, एक तो वो पूछेगा एल्गोरिथम है क्या, और वो पूछेगा या तो वो पूछेगा एग्जाम्पल दो, सही है, या तो वो बोलेगा एग्जाम्पल दो, या फिर वो बोलेगा कि अलग से कोई सवाल बना देगा, या फिर उसी सवाल में लिख देगा कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स का एल्गोरिथम बनाओ, या सम ऑफ 2 नंबर्स का बनाओ, या पैरामीटर ऑफ सर्कल, या इस तरीके से और भी एल्गोरिथम्स होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है आप बिल्कुल मैट्रिक लेवल पर हो, बिल्कुल छोटे लेवल पर हो, तो इस तरीके से देते हैं वो। जाहिर सी बात आपने कभी किया नहीं है ये वाली चीजें, सही है ना, और एकदम से ये वाली चीजें आ गई मैट्रिक क्लास में, तो कोई इतने बड़े बड़े नहीं देता है वो, सही है ना। और मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकी तैयारी ज्यादा करना है जो कि नोट्स में है, जो कि नोट्स में है वो तो लाजमी लाजमी करना है। इसके अलावा अगर कोई होंगे तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, उनकी अच्छे से तैयारी कर लेना, सही है। पहले चैप्टर में तो कोई कोडिंग वगैरह नहीं है, ठीक है ना। आगे जिस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे उस तरीके से हमारे पास कोडिंग आती रहेगी, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब देख लो ये वाली चीज समझ में आ गई, एक तो ये वाली भी समझ में आ गई कि जो भी मैंने ये जो डायग्राम समझ में आ गई। इसके बाद मैंने आप लोगों को समझा दिया कि जो है एल्गोरिथम बता दिया। अगला क्या है, अगला है आपके पास रोल ऑफ गुड एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब क्या रोल है एल्गोरिथम का, सही है। एक सॉफ्टवेयर बनाने में, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एल्गोरिथम से कौन कौन से जो है ना एडवांटेजेस समझ लो इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि भाई जो है ना कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। एक मिनट अगर मैं इसको देखो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको क्या करेगा, इजीली सॉल्व कर देगा, इजीली सॉल्व, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा आपके पास, दूसरा आपके पास आ जाएगा कि जो है अंडरस्टैंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर एरर्स की कमी हो गई, सही है ना, मतलब कोई भी एरर वगैरह नहीं आता आपके पास, एरर सॉरी एरर रिडक्शन, सही है ना। इस तरीके से बहुत सारी जो है ना आपके पास मतलब इतने सारे रोल्स होते हैं कि गुड एल्गोरिथम के, सही ना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या इसके फायदे वगैरह ये सारी चीजें ना इसमें बताई जाती है। तो देख लो नोट्स में भी क्या लिखा हुआ है कि जो है अगर हम नीचे करें तो देखो क्या लिखा हुआ है कि एन एल्गोरिथम गिव द मोस्ट आइडियल ऑप्शन ऑफ अकम्प्लिशिंग अ टास्क इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब सबसे बेस्ट तरीका है, सही है ना, एल्गोरिथम के जरिए अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, मतलब मुश्किल से मुश्किल हो, आसान से आसान हो, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। इससे ये होगा कि एक तो सामने वाले को भी चीज समझ में आ जाएगी, सही है ना, और बाकी अगर दीगर लोग जो है जो भी आपका डिपार्टमेंट हो गया या आप खुद हो गए तो सबको इजीली समझ में आ जाता है। मतलब लोग फ्लो चार्ट की तरफ बहुत कम जाते हैं, सही है ना, फ्लो चार्ट की तरफ लोग बहुत कम जाते हैं, ज्यादातर एल्गोरिथम से ही काम हो रहा होता है, सही है ना। और पेपर में भी फ्लो चार्ट बनाने को नहीं आते, जाहिर सी बात है उसमें नंबर कटते हैं, चीजें समझ में नहीं आती, अलग अलग तरीके से शेप्स हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं वो शेप्स वगैरह, सही है ना, तो वो ज्यादा नहीं आता। लेकिन एल्गोरिथम आता है, एल्गोरिथम तुम पास पेपर उठा के देख लेना, एल्गोरिथम आए हुए हैं, एल्गोरिथम तो लाजमी बनाना है, या तो उसने अलग से कोई सवाल बनाया हुआ है कि सम ऑफ 2 नंबर्स का एल्गोरिथम बनाओ, या फिर एल्गोरिथम की डेफिनेशन के अंदर ही जो है ना उसने आपको बोल दिया कि जरा एल्गोरिथम तो बनाओ सम ऑफ 2 नंबर्स का। तो देखना अब जो है ना, क्योंकि अब ओएमआर शीट है और एक पेज है, तो वो लाजमी वो अलग से तो कोई सवाल बनाएगा नहीं। अगर अच्छी बात है, अगर वो बना दे तो अच्छा है, तुम लोगों को नंबर मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा,
ठीक है। और अगर नहीं बनाता तो उसी में पूछ लेगा, एक पेज में आराम से आपके पास एक प्रॉब्लम मतलब एल्गोरिथम की जो डेफिनेशन है वो भी आ जाएगी, और दूसरा ये कि अगर बनाने को आए तो वो भी आराम से आप बना सकते हो, सही है, एक पेज में आराम से आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए शॉर्ट में लाजमी है कि आ सकता है, ठीक है ना, और आएगा क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअल पेपर है इसलिए भाई कुछ नहीं कह सकते, अब तो छोटी से छोटी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सही है। अब अगले क्या आगे क्या, एल्गोरिथम्स आर यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, वही वाली बात आ गई, इन डूइंग सो दे इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम विद द बेस्ट algorithm a computer program will be able to produce very accurate result देता है, सही है ना। an algorithm can be used to improve the speed at which a program execute, वही वाली सारी बातें कि जल्द से जल्द आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी चल भी जाता है, खत्म भी हो जाता है, सही है ना, और बेस्ट रिजल्ट लाते हैं। कोई भी जो है ना किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, सीधे सीधे स्टेप्स हैं, सीधा सीधा आपके पास काम हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है, ऊपर भी मैंने आप लोगों को एल्गोरिथम के बता दिया कि किस तरीके से एल्गोरिथम बनते हैं, सीधा सीधा सिर्फ जो है सिर्फ है ना स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप 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 स्टेप, ठीक है ना, बस सिर्फ स्टेप से आपको बताना है और आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा, सही है ना। मैंने आपको बता दिया पहला जो होगा वो आपके पास स्टार्ट आएगा और लास्ट जो आपके पास होगा वो आपके पास स्टॉप आएगा, ठीक है ना, और बीच में जो भी उसका काम जो भी मतलब स्टेप्स आएंगे वो सारे काम के आएंगे, सही है ना। सबसे पहले आपके पास क्या हुआ मैं दोबारा समझा देता हूँ कि डिक्लेयर ये कौन सा वाला है, एवरेज वाला है, सही है ना। तो एवरेज वाले में देख लो, डिक्लेयर वेरिएबल num1 num2 num3 एंड एवरेज आपने डिक्लेयर करवा दिया, आपने बता दिया कि भाई इनके ऊपर काम होगा, क्या होगा, num1 आ जाएगा, num2 आ जाएगा, num3 आ जाएगा एंड एवरेज होगा, सही है ना। फिर आपने क्या करवाना है, इसको हटा दो अभी एवरेज को, अभी एवरेज का काम नहीं है, फिर आप रीड करवाओगे, सिस्टम रीड करेगा, num1 num2 और num3 को रीड करेगा, सही ना। फिर क्या होगा, जब रीड कर लेगा तो फिर अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा, एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और फिर आखिर में जब फॉर्मूला तैयार मतलब आपने वैल्यूज वगैरह पुट कर दोगे अपने फॉर्मूले में, तो आखिर में आपके पास डिस्प्ले एवरेज दिखा देगा, जो भी आपने नंबर्स वगैरह दिए हैं, ये तो इसकी वेरिएबल्स की फॉर्म में है, अगर आप नंबर्स की फॉर्म में करवाओगे तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर देगा, डिस्प्ले एवरेज करवा देगा, मतलब उसका आंसर दे देगा। और जब आप ये सारे स्टेप्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप जो है स्टेप 6 पर आप स्टॉप लगा दोगे, ठीक है ना। स्टॉप का मतलब है ये एल्गोरिथम खत्म हो गया इसका, ठीक है ना, और कोई भी इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है और ये आराम से इजीली चल जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको उसके बाद बता दिए कि भाई रोल ऑफ गुड एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या एल्गोरिथम के एडवांटेजेस वगैरह। तो भाई ये वाला सवाल जो है ना ये वाला लाजमी आ सकता है, रोल ऑफ गुड एल्गोरिथम, क्योंकि अब जो है वही बात मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ इस चीज की, भाई आप जो है कॉन्सेप्चुअल पेपर है तो कॉन्सेप्चुअल पेपर में ये वाली चीजें वो पूछ सकता है, छोटे से छोटे सवाल को भी वो पेपर में रख सकता है, इसलिए हर चीज को लेकर चलना है, हर चीज को लेकर चलना है, किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। अब सही है, देख लो भाई मैंने अब आप लोगों को क्या पढ़ा दिया है। सबसे पहले हमने देखा कि जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बता दिया कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या होता है, उसके मैंने आपको बता दिया कि कोई भी इश्यूज होते हैं वो सारे प्रोसेस होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको स्टेप्स बता दिए कितने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितने प्रोसेस होते हैं, सही है ना। सॉफ्टवेयर मतलब अगर कंप्यूटर की लाइन में आप बात करो तो कितने जो है स्टेप्स होते हैं, सही ना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि डिफाइन द प्रॉब्लम, सबसे पहले कि प्रॉब्लम है कि आप डिफाइन करो, जो भी क्लाइंट वगैरह होगा जो भी बंदा होगा। उसके बाद जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आएंगे कि कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं इस प्रॉब्लम के, इस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। उसके बाद फिर इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, मतलब अब उनमें से ना कोई एक प्रॉब्लम को चूज करना है, सेलेक्ट करना है, ताकि उसी के ऊपर फिर जो है ना काम हो सके और उसी के ऊपर पूरा एक सॉफ्टवेयर तैयार हो सके, सही है ना। जब ये हो जाएगा इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट हो जाएगा, तो फिर किसके पास आ जाएगा, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन, मतलब अब आपके पास डिजाइनिंग प्लानिंग वालों के पास आ गया और कोडिंग डिपार्टमेंट में आ गया, सही है ना। तो ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो सवाल है वो लॉन्ग में आ सकता है, लाजमी है, सही है। और अगर शॉर्ट में पूछेगा तो अच्छी बात है, और अगर लॉन्ग में पूछेगा तो भी कोई मसला नहीं है, 3 पेजेस होते हैं, आराम से इजीली वाला सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बता दिया एल्गोरिथम क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, सबसे इजी होता है, सबसे फास्ट होता है, सही है ना, कोई एरर की मतलब कोई भी एरर नहीं आता, सही है ना, और किसी को भी समझने में कोई मुश्किल नहीं होती है, सही है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि एग्जांपल्स आ गए कि भाई सम ऑफ 2 नंबर्स अगर वो बोलते तो किस तरीके से करना है, सही है ना।
अगर यहाँ पे अगर सम आ रहा है तो आखिर में भी सम आएगा और फॉर्मूले में भी सम आएगा। आप ऐड नहीं लगाओगे, जो डिक्लेयर करवाओगे एज इट इज, अब वो सारा कुछ उसी के ऊपर डिपेंड होगा, सही है ना। ऊपर कुछ लिख लो, नीचे कुछ लिख लो, पूरा का पूरा अल्गोरिथम गलत हो जाएगा और वो 4 नंबर या 5 नंबर या 3 नंबर जितने भी नंबर का आपका पेपर है वो पूरे के पूरे काटेगा, वो एक भी नंबर नहीं देगा। ये बात याद रखना, कंप्यूटर में जो है वो एक अगर कुछ भी गलती कर दी, या तो कोडिंग में हो, सही है ना, या आपका एल्गोरिथम हो, अगर कोई अच्छा होगा तो भाई वो कुछ तो नंबर दे देगा वो। और अगर मतलब जो एक क्या बोल सकता हूँ मैं, मतलब अगर एक नहीं समझ में आया किसी को तो जो है वो नंबर काट देगा, वो पूरे नंबर काट देगा, सही ना। जीरो में से मतलब जितने भी नंबर होंगे उसमें से जीरो ही देगा, ठीक है। तो इस चीज को लाजमी करना, सही है ना। इसके अलावा भी और एल्गोरिथम्स हैं, सही ना, वो मैं शेयर कर दूंगा, वो मैं बता दूंगा, मसला नहीं है उसका। उनकी भी अच्छे से तैयारी करना और लिख लिख के करना, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया कि रोल ऑफ गुड एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना। मतलब एडवांटेजेस बताओ प्रॉब्लम सॉल्विंग के, सॉरी एल्गोरिथम के बता दो कि क्या क्या रोल है उसके, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, सही है। और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, किसी भी चीज को मुश्किल नहीं लेना है, आसानी से, सही है ना। थोड़ा सा मतलब फीचर्स बदल गए हैं, ठीक है ना, जो भी आपके बोर्ड के पेपर्स हैं, तो उसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। पिछले साल देख लिया अब आप लोगों ने किस तरीके से चेंजेस आई हैं, सही है ना। अब आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है, आप आराम से जो है ना आप लोग ये काम कर सकते हो, सही है ना। लिखो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लिखो, और क्या करो उसको याद कर लो। अब आखिर में नहीं छोड़ सकते किसी भी चीज को, किसी भी चीज को आखिर में नहीं छोड़ सकते। अब लाजमी है कि जो है ना हर चीज को शुरू से लेकर चलोगे। देखो अगर शुरू से लेकर चलोगे ना तो आपके लिए आसानी है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आखिर में हम बोलेंगे, अब तुम बोलोगे 2 महीने पहले पढ़ लूंगा, 1 महीने पहले पढ़ लूंगा, कोई फायदा नहीं है। जब पीछे का खोलोगे ना तो बस फिर आगे का भी भूल जाओगे, जो थोड़ा बहुत भी आता है वही भूल जाओगे। तो इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है मैट्रिक वालों। थोड़े से आप लोग ऊपर के वर्जन पर आ गए हो तो किसी भी चीज को हल्का नहीं लेना है। और दूसरा मैंने बता दिया कोडिंग भी है, तो कोडिंग में घबराना नहीं है, हर चीज को करना है। कोडिंग ज्यादा से ज्यादा लिखना है, उसको भी प्रैक्टिस करनी है। एक तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर पे पेपर तो हो नहीं रहा है, सही है ना। तो कंप्यूटर पे पेपर नहीं हो रहा है तो अब आपका जो है जो आपके पास जो हार्ड कॉपी है उस पे पेपर हो रहा है, तो उसके ऊपर भी तो करो, सही है ना। पेजेस पे जितने पेजेस भर सकते हो भाई भर लो, सही है ना। और अगर कंप्यूटर पे करना हो ज्यादा अच्छा तो आप मतलब आपका कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो आप, मैंने आपको बता दिया प्रोग्रामीज के नाम से एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके आप अपने जो भी आपको कोडिंग वगैरह करनी है वहाँ से आप सीख सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।